नमस्कार दोस्तों। पीछे संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की गोष्ठी हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया। इसमें भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इमरान खान ने भाषण दिया। और भारत में जो मीडिया का मैड हाउस रहा, उस भाग दौड़ में और उस शोर में ये चर्चा कहीं हमारी दृष्टि से दूर रह गई और चर्चा से बाहर रह गई। हालांकि ये जानना और ये समझना बहुत आवश्यक है कि इस चर्चा का और ये इन दोनों बहसों का सार क्या निकला, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हम स्वयं को किस तरह देखते हैं और विश्व हमें किस प्रकार देखता है, यह हमारे राष्ट्र की छवि को और हमारे राष्ट्र के भविष्य को परिभाषित करता है। तो इसको अगर पीछे जाकर देखें तो पहले सब भाषण हुआ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का, और इसमें जो सबसे बड़ी बात इस बार के संयुक्त राष्ट्र की जो बैठक हुई उसमें जो उभर कर आई वो ये थी कि भारत ने जो डी हाइफनेशन है इंडो पाक का, उसको लगभग समाप्त कर दिया है और पूरा विश्व भी उस डी हाइफनेशन को समझ चुका है। और जो भारत की ट्रेजेक्टरी है वो एक जहाँ से भारत और पाकिस्तान कहते हैं कि जिन्होंने अपना नया सफ़र जो प्रारंभ किया था 1947 में, एक प्रकार से उस जुड़वां सफ़र को समाप्त कर दिया है। भारत अपनी उस स्थिति पर है, अपने उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां भारत के पीछे सैकड़ों वर्षों की संस्कृति है, सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। वहीं पाकिस्तान एक 70 वर्ष पुराने असफल राष्ट्र के रूप में सामने आया है। इसके बैकड्रॉप में एक और घटना हुई जिसे भी समझना आवश्यक है, वो है चार्ली हेब्डो की। जहाँ चार्ली हेब्डो के कार्टून पब्लिश हुए और उसके परिप्रेक्ष्य में फ्रांस में एक टेरर अटैक हुआ। उस टेरर अटैक में जो आतंकवादी पकड़ा गया है वह आतंकवादी भी पाकिस्तानी ओरिजिन का निकला है। जैसा कि आमतौर पर यूरोप में या पश्चिम में जो भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, चाहे वो ओसामा बिन लादेन से लेके हो जो अंत में पाकिस्तान के एबोटाबाद में पकड़े गए। इन सब परिस्थितियों में एक सुलझे हुए परिपक्व राष्ट्र से ये अपेक्षा की जा सकती थी कि वह राष्ट्र खासकर कोविड के दिनों में सिर नीचे करके अपनी आंतरिक समस्याओं की ओर ध्यान देगा। परंतु पाकिस्तान ने निराश नहीं किया। पाकिस्तान ने वही कहा जो विश्व को उससे अपेक्षा थी, और भारत ने वह कहा जिसकी विश्व को उससे अपेक्षा थी। तो पहले देखते हैं मित्रों इमरान खान की स्पीच। इमरान खान का जो भाषण था उसमें उन्होंने कोविड के विषय में कहा। उन्होंने WHO का टेस्टिमोनियल कोट किया जिसमें पाकिस्तान की सराहना की गई थी कि अपनी सीमाओं में अपनी कठिनाइयों के बाद उन्होंने कोविड को किस प्रकार से हैंडल किया। अब इसमें जिस प्रकार के बयान WHO के आते रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान के भाषण से पहले अमेरिका के भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO को आड़े हाथों लिया, जहां उन्होंने WHO को चीन का माउथपीस तक बता दिया। तो उस संदर्भ में WHO की बातों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, ये एक अलग प्रश्न है। दूसरा इमरान खान ने जो कहा, इमरान खान ने पर्यावरण के विषय में बात की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में एक नई योजना है बिलियन ट्रीज, उसकी चर्चा की, जिसे उन्होंने काफ़ी सफल माना, जिसके कारण पाकिस्तान का जो ग्रीन कवर है, जो उन्होंने कहा कि काफ़ी विस्तृत हुआ है।
हालांकि तथ्य ये है कि पाकिस्तान का 5% जो है पाकिस्तानी भूमि जो है वो ग्रीन कवर में ग्रीन कवर या फॉरेस्ट कवर में आती है। यूएन का रिकमेंडेशन लगभग 12% है। 12% कम से कम संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों के अनुसार अ, वन भूमि होनी चाहिए। भारत की जो वन भूमि है वो लगभग 30% है। अ, तो ये दो जो थोड़ी बहुत अगर हम कहें तो पॉजिटिव बातें जो इमरान खान ने पाकिस्तान के संदर्भ में रखने की प्रयास किया, वो दो बातें ऐसे एक कोविड की थी और एक पर्यावरण को लेके थी। तो हमने उन बातों को देखा। उसके अलावा फिर वो पाकिस्तान ने जो कुछ भी कहा वो एक प्रकार से पाकिस्तान के हर भाषण का एक तरह से दोहराया जाना ही है। उसके बाद इमरान खान ने धन की बात की, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो राजनेता हैं वो करप्ट हैं और पाकिस्तान का जो पैसा है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके वो विकसित राष्ट्रों को ले जाते हैं और पैंडमिक है वो एक अलग है। तो इन सब परिस्थितियों में सभी को पाकिस्तान को पैसा देना चाहिए। तो वो उनका एक कांस्टेंट क्रिब रहा है, जिसमें वो हमेशा जब भी वो किसी भी वैश्विक पटल पर जाते हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो वो पाकिस्तान का एक रवैया रहा है कि वो पाकिस्तान हमेशा सारे विश्व से पैसा मांगता रहा है। दूसरा ट्रेंड जो रहा है वो एक व्यक्ति विशेष पर आप टारगेट करते हैं, आप एक विचारधारा पर टारगेट करते हैं। उन्होंने इमरान खान ने आरएसएस की बात की। इमरान खान ने इस पर प्रश्न उठाना प्रारंभ किया। अच्छा, जहाँ तक पैसे की बात आती है वहाँ एक एफएटीएफ का भी की भी समस्या है। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में फंसा हुआ राष्ट्र है। पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है और काफ़ी इस विषय में कयास लगाए जा रहे हैं कि कब पाकिस्तान उसकी ब्लैक लिस्ट में आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ही एक देश है जो अपनी ज़मीन पर ना सिर्फ आतंकवादियों को पनाह देता है बल्कि उन्हें पेंशन तक सरकारी खर्च से देता है, और उस खर्च के लिए वो आशा ये करता है कि सारा विश्व उसे वो धन उपलब्ध कराता रहेगा। तो उसके बाद फिर इमरान खान ने आरएसएस की बात की। उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है वो भारत में अभी सत्ता में है और आरएसएस भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। ये जो वक्तव्य था ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके मुखिया ने दिया, जिसके अपने भाषण के प्रारंभ में तो इमरान खान का जो भाषण था वो काफ़ी हद तक अपने आप में ही इतने विरोधाभासों में फंसा हुआ था कि वो खुद कुछ कहते थे और अगली ही पंक्ति में अपने आप को ही काट देते थे। तो इस भाषण का प्रारंभ जो इमरान खान ने किया वो ये कह के किया कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक राष्ट्र है और उसका जो मॉडल स्टेट है जिसको वो प्राप्त करना चाहता है वो है छठी शताब्दी का मदीना का जो राज्य था वो बनने की पाकिस्तान वो बनने का प्रयास कर रहा है। तो जहाँ बाकी राष्ट्र 21वीं सदी से 22वीं सदी की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो राष्ट्र है वो छठी सातवीं सदी की ओर जाने का की कवायद में है। ऐसा इमरान खान ने अपने भाषण के प्रारंभ में कहा कि उनका मॉडल स्टेट जो है स्टेट ऑफ मदीना है। तो और स्टेट ऑफ मदीना जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व का पहला कहें तो इस्लामिक स्टेट रहा। इसके आगे चलते हैं तो इमरान खान फिर 2002 में गोधरा के दंगों की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। फिर इमरान खान एक इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। तो जहाँ से भाषण शुरू होता है इमरान खान ने कुछ चीज़ें कही थी। इसके प्रारंभ में इमरान खान ने कहा था कि हम यानी पाकिस्तान जो है वो एक नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी की बात कर रहा था, लेकिन अपनी स्पीच में 2-3
बातों के बाद लगभग 5 मिनट के बाद ही इमरान इस पर आ जाते हैं कि भारत में क्या हो रहा है। और जब जो कि जिस भाषण का प्रारंभ उन्होंने इस पर किया था कि नॉन इंटरफेरेंस, और या जिसको कहें तो और समझें तो ये कि हम दूसरे राष्ट्रों के मसलों के विषय में नहीं बात करें या दूसरे राष्ट्रों में अपनी नाक ना घुसाएं। लेकिन अगली ही पंक्ति में इमरान भारत के विषय में बात करने लगते हैं, फिर इमरान न्यूजीलैंड के विषय में बात करने लगते हैं। और एक जो टेंडेंसी है पाकिस्तान की कि विश्व भर में एक इस्लाम का गार्जियन बनने का, जबकि पाकिस्तान स्वयं में एक फेल्ड स्टेट है। आज अगर पेंडेमिक की इस परिस्थिति में देखें तो पाकिस्तान में कोई वैक्सीन नहीं बनती, पाकिस्तान में कोई दवा नहीं बनती। तो उस परिस्थिति में अगर पाकिस्तान अपने देश की स्थिति को देखने और उसको सुधारने के स्थान पे तमाम विश्व की ओर देख रहा है, तो ये अपने आप एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उस राष्ट्र पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की बातों की स्वीकार्यता है पाकिस्तान के समाज में, वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है पूरे विश्व के लिए। तो उसके बाद इमरान खान इस्लामोफोबिया की बात निकालते हैं, जहां उन्होंने इस संदर्भ में ये भी कहते हैं कि जो उनकी स्पीच का प्रारंभ में वो कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वैचारिक स्वतंत्रता की बात से स्पीच का प्रारंभ करते हैं, किंतु बड़ी जल्दी 5-10 मिनट में ही जब वो इस्लामोफोबिया पर आते हैं, चार्ली हेब्डो को पर हुई हिंसा को जस्टिफाई करते हैं और उसके बाद उसे इस्लामोफोबिया का नाम देते हैं। और वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उसकी सीमाएं वो होगी जो हम निर्धारित करेंगे, क्योंकि उस सीमा के पार अगर आप जाएंगे तो हमें बुरा लगेगा, और हमें बुरा लगेगा तो हम हिंसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कुछ वो भूमिका बनाते हैं। और वो कहते हैं कि इस्लामोफोबिया का परिणाम था कि जो न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड में जो मस्जिद में जो मॉस्क किलिंग हुई थी क्राइस्ट चर्च में, उसके बाद वो इमरान इस विषय पर आते हैं कि कश्मीर में किस प्रकार कश्मीरी आइडेंटिटी को भारत जो है वो नष्ट कर रहा है। और जैसा कि तमाम पाकिस्तान के भाषण रहे हैं, जहां पाकिस्तान के भाषण का अंत हमेशा उस पर होता है कि किस प्रकार पाकिस्तान जो है अगर विश्व से पैसे नहीं देता और विश्व से डर कर नहीं रहता और उसके जो तमाम रोष हैं उनको एड्रेस नहीं करता, जो तमाम उसके आउटरेज हैं दुनिया भर के विषय में, उन पर अगर बात नहीं करता और उनको कंटेन नहीं करता है, तो अंत में पाकिस्तान का जिस प्रकार से हर भाषण का समापन होता है, इस भाषण के भी अंत में इमरान खान कहते हैं कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और हम लड़ेंगे। और हम तो कुल मिलाकर एक युद्ध की चेतावनी एक फेल्ड स्टेट से अंत में आती रही है पाकिस्तान से, और वही इस भाषण का भी अंत रहा है। अब इससे आगे हम चलते हैं तो अब ज़रा एक बार थोड़ा सा विस्तार से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनके बातों को देखें। तो जैसे प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक पहली बात कही जिसमें उन्होंने बड़ी चिंता की बात की कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन रहा है और भारत में धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म को खतरा हो रहा है। तो ये जैसा मैंने पहले कहा एक बड़ी हास्यास्पद बात है एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए, उस राष्ट्र के अध्यक्ष के लिए जो अपने आप में एक इस्लामिक राष्ट्र है, जो एक 6वीं सदी का मदीना स्टेट बनने का ख्वाहिशमंद है और उसकी अभिलाषा रखता है। और तो इस संदर्भ में हम जैसे कुछ चीज़ें अगर देखें तो जैसे पाकिस्तान की स्थापना ही इसलिए हुई क्योंकि वो उस राष्ट्र में सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम जो होंगे वो उस राष्ट्र के प्रमुख नागरिक होंगे, बाकी जो भी होंगे वो 2म दर्जे के या 2nd ग्रेड सिटीज़न उस स्टेट में माने जाएंगे। जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे, तो अगर हम उनका स्टेटमेंट देखें, ही सेड कि I do not agree that religion is a private affair of individual, nor do I agree that in an Islamic state every citizen has identical right, no matter what his caste, creed or faith be। तो जहाँ भारत में जो भारत के प्रणेता रहे हैं, जो भारत स्वतंत्र भारत के जो स्थापक रहे हैं, उन्होंने प्रारंभ से हमेशा बात ये रही कि धर्म आपका निजी मामला है, परंतु एक राष्ट्र के सामने एक नागरिक के तौर पर सभी नागरिक जो है समान हैं।
और आज भी प्रयास इसी पर होता रहा है। जो सत्ता में भारत में सरकार है उस पर भी दबाव इसी जो बहुमत है वो इसी बात का दबाव डाल रहा है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जो कि सभी नागरिकों को एक समान माने और ना किसी के लिए कोई अलग नियम हो ना अलग कानून हो। उससे अगर आप कंपेयर करें तो ये पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर थे ख्वाजा नजीमुद्दीन, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिनका ये कहना था कि मैं ये नहीं मानता कि धर्म जो है वो किसी भी नागरिक का निजी मामला है, और ना मैं ये मानता हूँ कि एक मुस्लिम राष्ट्र में तमाम नागरिक एक बराबर है और सबके समान अधिकार हैं, ये मैं नहीं मानता। और ये कहा जा सकता है कि ये बात बहुत पहले की थी, 1947-48 के समय, 48 के समय की बात है। और a lot of water has flown in the Sindh। किंतु अगर हम अभी पिछले वर्ष का जो इमरान खान की पार्टी के जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, पिछले वर्ष एक ये संदर्भ की बात है कि पाकिस्तान में एक बिल लाया गया जिसमें ये वहाँ के एक क्रिश्चियन नेता हैं जो सांसद हैं जो ये बिल लेके आए, और उन्होंने कोशिश की कि जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक गैर मुस्लिम बन सके, एक हिंदू या क्रिश्चियन या सिख एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सके। तो जिस पर अली मोहम्मद हैं वहाँ के जो संसदीय मामलों के मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, जो इमरान खान की पार्टी के, इमरान खान की सरकार में जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने अक्टूबर 2019 में एक भाषण दिया अपनी संसद में जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और यहाँ पर एक मुसलमान ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये बड़ा ही रुचिकर हो जाता है कि इमरान खान आज इस पर चिंता कर रहे हैं कि भारत में जो सेकुलरिज्म वो खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता भारत में कम हो रही है और सभी धर्मों को समान अधिकार नहीं मिल रहा है। तो इस विषय में चिंता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा हास्यास्पद विषय है। अब इस पर थोड़ा सा एक नज़र संक्षेप में डालते हैं कि पाकिस्तान संवैधानिक रूप से एक नॉन सेकुलर स्टेट क्यों है, और इस वजह से इसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है जब वो पाकिस्तान भारत में धर्मनिरपेक्षता पर चिंता करता है और वैश्विक पटल पर इस प्रकार की बातें उठाता है कि भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार नहीं मिल रहा है और इस पर सारे विश्व को चिंता करनी चाहिए। तो पाकिस्तान का अगर हम इतिहास देखें तो पाकिस्तान में लगभग 400 हिंदू मंदिर हुआ करते थे 1947 में, जिसमें से आज की तारीख में 13 मंदिर जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, जो काम कर रहे हैं। बाकी सारे मंदिर बंद हो चुके हैं। ये एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 2020 अप्रैल की रिपोर्ट है। पाकिस्तान में के संविधान में दो क्लॉज हैं, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 91। आर्टिकल 41 जो ये कहता है बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कि अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अनलेस ही इज़ अ मुस्लिम। आर्टिकल 91 कहता है कि जब चुनाव हो जाते हैं तो वहाँ नेशनल असेंबली जो बनती है उसका जो प्रमुख और प्राथमिक दायित्व है कि एक मुसलमान को, जो कि चुने हुए सांसद हैं उनमें से एक किसी मुस्लिम व्यक्ति को वो उसका प्रधानमंत्री नियुक्त करें। तो ये बड़ा स्पष्ट है पाकिस्तान के संविधान में। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में जो शिया या अहमदिया जो बड़े फोर फ्रंट पे रहे पाकिस्तान के बनने में, जो भारत का विभाजन हुआ, उनको उनके खिलाफ बड़ी भावनाएं रही हैं। अहमदिया जो हैं उनको ऑफिशियल तौर पे संवैधानिक रूप से और कानूनी तौर पर उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया है, और शियाओं के खिलाफ अभी अपने हाल में 10 दिन पहले आपने देखा था एक बड़ा जुलूस निकला था पाकिस्तान में उनके विरोध में। और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट एप्लीकेशन है उसमें 2 कॉलम है। अगर आपको इस बारे में जानकारी हो तो उसमें 2 कॉलम है। एक, या तो अगर आप मुस्लिम नहीं हैं और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है, परंतु यदि आप मुस्लिम हैं तो आपको उसमें अहमदिया फेथ को भी कंडेम करना आवश्यक है। अगर आप पासपोर्ट चाहते हैं, आपको उसमें एक कॉलम है जिस पे आपको दस्तखत करने होते हैं, जिसका कहना ये है कि आपके हस्ताक्षर उस पर अनिवार्य हैं,
जिसमें कहा गया है कि अहमदिया फेथ जो है वो गलत है और इस्लाम के विरुद्ध है, उस पर आपको दस्तखत करने होते हैं, उस पर आपको हस्ताक्षर करने होते हैं। तो ये एक ऐसा देश है जो एक मोनोलिथ लेकर चल रहा है, एक थियोक्रेटिक स्टेट है, और एक धर्म है, एक धर्म के प्रति उसका जो पूरा विश्वास है, पूरी सत्ता का विश्वास जो है उस एक धर्म के प्रति है। और उस देश में अगर आपको एक बेसिक चीज़ है, अगर आपको एक पासपोर्ट भी चाहिए तो आपको उस धर्म के अलग रूपों को आपको सीधा सीधा नकारना होगा, तभी आप उस देश का पासपोर्ट भी पा सकते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनना तो दूर की बात है, वो तो किसी भी गैर मुस्लिम के लिए संभव ही नहीं है। तो ये बड़ा हास्यास्पद है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक वैश्विक पटल पर जाते हैं और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के विषय में सवाल उठाते हैं कि उस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जहाँ की अल्पसंख्यकों के अधिकार जो हैं वो संविधान के द्वारा रक्षित हैं, उस राष्ट्र के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। उसके बाद इमरान खान आरएसएस पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आरएसएस जो है वो नाजी आइडियोलॉजी से निकला हुआ है। ये एक बड़े लंबे समय से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। इसमें दो तीन बातें संदर्भ की हैं कि 1936 में जो ये डाउन विद द ज्यूज़ एंड ज्यूज़ गेट आउट ऑफ इजिप्ट एंड पैलेस्टाइन, ये जो नारे थे ये मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा निकाला गया था। हिटलर ने हाजी अमीन अल हुसैनी जो ग्रैंड मुफ्ती थे उस वक्त जेरूसलम के, उनको अपने यहाँ बुलाया, स्वागत किया। सैयद कुतुब जो अभी के दौर में अमेरिका में गिरफ्तार हुए हैं, जो कि एक तरह से अलकायदा के कार्ल मार्क्स कहे जाते हैं, वो उन्होंने पुस्तकें लिखी है मेन कैंप से प्रभावित होकर, और ही वॉज अ सेल्फ डिक्लेयर्ड हिटलर फैन। एक और दूसरा सपोर्ट ग्रुप जो था जो नाज़िज़्म के सपोर्ट में था, दैट वाज वाइट क्रिश्चियन सुपरमेसिस्ट ग्रुप। एंड इसमें कहीं भी आरएसएस या हिंदू समाज नहीं आता है। और दरअसल गोलवरकर जी की एक पुस्तक थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाई द फाइट ऑफ ज्यूज़ टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर। और ये इस तरह का ही प्रोपेगेंडा है जिस तरह से जो क्रिकेट क्रॉस को स्वास्तिक बना के दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो एक वैश्विक लड़ाई है जहाँ विश्व की जो दो बड़े धर्म हैं उनका प्रयास ये है कि जो एक छोटा धर्म है, तीसरा धर्म है जो कि एक देश में सिमटा हुआ है, और वो देश भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, जहाँ से उस धर्म की उत्पत्ति हुई, उस देश में भी वो एक बाकी जो सभी धर्मों के समानांतर ही चलता है और उसे कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है। उस धर्म के विरोध में दुनिया भर में प्रचार हो रहा है। तो एक धार्मिक युद्ध है, वो एक मॉडर्न डे क्रूसेड आप कह सकते हैं। तो उस पर हम नहीं जाते हैं। ये बात मैंने सिर्फ इसके लिए रखी कि एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर जब आप इतिहास को टटोलते हैं तो कम से कम आप प्रयास करें कि आप तथ्यात्मक रहें। और खैर पाकिस्तान को इन बातों से, सच और झूठ से कभी कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। तो ये इसके बाद इमरान खान ने वो न्यूजीलैंड चर्च की बात की जो अपने आप में एक विरोधाभास है, एक हिपोक्रेसी है। वो क्यों हिपोक्रेसी है वो भी हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो इट इज़ अ हॉटबेड ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। तो आप दूसरे धर्म को तो छोड़ ही दें, वो पाकिस्तान में आज की तारीख में शियाओं को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वो अहमदिया को ऑलरेडी लगभग दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित कर चुके हैं, क्योंकि अगर आप एक अहमदिया हैं और आपके देश के जो बाकी लोग हैं जब वो पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उन्हें ये कहना होता है कि ये एक बकवास धर्म है और इसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ी दुख की बात है। और दूसरी बात, इमरान जो बात शुरू करते हैं नॉन इंटरफेरेंस, और उसके बाद वो तमाम दुनिया में घुस जाते हैं। वो पैलेस्टाइन पे चले जाते हैं, न्यूजीलैंड पे चले जाते हैं, भारत के विषय में बात करते हैं और कहते हैं कि क्रिश्चियंस भी अटैक हुए हैं। और उसका कारण यह है कि वो जो संयुक्त राष्ट्र है वहाँ पे काफ़ी सारे क्रिश्चियन और ईसाई देश वहाँ पे बैठे हैं, तो उन्हें लगता है शायद इससे उन्हें सपोर्ट मिलेगा, और फिर वो टॉलरेंस की बात करते हैं। और उसके साथ वो यूनिवर्सल ब्लास्फेमी लॉ जैसी कुछ बात करते हैं कि तमाम विश्व पर वैश्विक रूप से एक ईश निंदा पर एक कानून आना चाहिए। और अभी कुछ महीने पहले की बात है कि एक अमेरिकन
नागरिक को, अमेरिकी नागरिक को पाकिस्तान में गोली मार दी गई इसी ईश निंदा के उसमें। पिछले वर्ष आसिया बीवी को पाकिस्तान से बचाकर निकाला गया, जहां उन्हें इसी ब्लास्फेमी लॉ में उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। तो और फिर वो चार्ली हेब्डो और इस प्रकार सैटेनिक वर्जिस या जो भी है वैचारिक स्वतंत्रता के विरोध में जो भी हिंसक स्वर उठते हैं उनको एक तरह से वो तर्क देने की का प्रयास करते हैं कि उनके पास ऑप्शन ही क्या था हिंसा करने के अलावा। और फिर इमरान जो क्राइस्ट चर्च में जो दुखद हत्याएं हुई, 51 लोग मरे, तो उस पर आते हैं और कहते हैं वो जो दिन था उसको हमें अ डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया मनाना चाहिए। पर वो इस पर कुछ नहीं कहते कि उसी पाकिस्तान में जिसके कि वो राष्ट्राध्यक्ष हैं वहाँ पर ऑल सेंट्स चर्च पेशावर में एक हमला हुआ था जिसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान बेस्ड आतंकी ग्रुप ने ली थी, जो कि एक इस्लामिक ग्रुप था। और उसमें 127 क्राइस्ट चर्च में 51 मुस्लिम मरे थे, पाकिस्तान में 127 ईसाई मरे थे। उस दिन को क्या मनाना चाहिए और किस प्रकार मनाना चाहिए उस विषय में इमरान खान कुछ नहीं कहते हैं। इसके आगे हम चलते हैं तो अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच की क्या थीम्स रही। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच में जो बड़ी बातें रही वो ये कि भारत एक ग्लोबल लीडर है, जिस भारत के अंदर 18% जो वैश्विक आबादी है वो भारत में रहती है। तो भारत को आपको थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। भारत एक मेल्टिंग पॉट है, भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग फेथ हैं, धार्मिक विश्वास हैं, वो सब मिल के रहते हैं। फिर उन्होंने यूएन का जो रिस्पांस था कोविड को लेके, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस विषय में बात की थी और ये एक चिंता का विषय रहा है सबके लिए कि WHO कभी कहता है कि ये संक्रामक बीमारी नहीं है, फिर कभी कहता है कि ये इसका संक्रमण जो है एसिम्प्टोमेटिक जो कोविड से संक्रमित लोग हैं उनके द्वारा नहीं होता है, कभी कहते हैं वायु द्वारा नहीं होता, फिर कहते हैं होता है। और जब सारा विश्व वैक्सीन बनाने पे लगा है तो वो कहते हैं 2 साल तक तो वैक्सीन ही नहीं आने वाली है। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति रही है WHO की इस सारे प्रसंग में। इस पर प्रधानमंत्री मोदी प्रश्न उठाते हैं और वो इस पर भी बात करते हैं, इस पर काफ़ी जोर देते हैं कि भारत की जो स्थिति रही है, भारत का जो स्थान है और भारत का जो वैश्विक दृष्टिकोण है, जो आउटलुक है, वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर है, जिसमें एक राष्ट्र अगर दूसरे राष्ट्र से मित्रता करता है तो उसका उद्देश्य किसी तीसरे राष्ट्र को परेशान करना या उसको दबाना नहीं होता है। और अनेक राष्ट्र मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। भारत के विकास की वो बात करते हैं, किस प्रकार 400 मिलियन लोग भारत में बैंकिंग सिस्टम में आए, किस प्रकार कनेक्टिविटी बढ़ी, 6,500 गाँव ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया गया, किस प्रकार 500 मिलियन लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई गई पिछले 5-6 वर्षों में। तो वो एक पॉजिटिव और आशावादी चित्र वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं कि अगर ये भारत में हो सकता है जहाँ 18% जनसंख्या विश्व की रहती है, तो ये पूरे विश्व में हो सकता है। और हम इस अपने जो अनुभव हैं वो सबके साथ बांटने के लिए, साझा करने के लिए तैयार हैं। अपने जो एक्सपर्टीज़ हैं, हमारी जो इसमें सफलताएं हैं, उनको हम दूसरे राष्ट्रों में भी रेप्लिकेट करने के लिए तैयार हैं। किंतु उसके लिए आवश्यक है कि जो फ्रेमवर्क है यूएन का वो बदले। और जैसे एक जब UNGA की मीटिंग चल रही है, इसके साथ ही पैरेलल जेनेवा में एक UNHR जो UN ह्यूमन राइट काउंसिल है उसकी भी मीटिंग चल रही है, जहाँ पर बड़े प्रश्न इस पर भी उठाए गए हैं। जो आज UNHRC का जो फॉर्मेट है, जिसमें चीन है, इजिप्ट, UAE है और इस प्रकार के राष्ट्र हैं, उस पर भी बड़े प्रश्न खड़े हुए हैं। ऊपर से उसमें उइगर मुस्लिम को लेकर जो चीन की गतिविधियां रही हैं, उसमें एक ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च एजेंसी है आस्पी, जिसकी रिपोर्ट आई जिसके अनुसार वहाँ पे करीब हज़ारों की संख्या में वहाँ पे मस्जिद ध्वस्त कर दिए गए हैं। और उइगर कैंप जो हैं, जो चीन ने कहा था वो कम हो रहे हैं, वो सैटेलाइट रिपोर्ट से वो निकल के आया कि उइगर कैंप जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ाए गए हैं और फोर्स्ड एबॉर्शंस और इस तरह की चीज़ें करके वहाँ पे जो कहते हैं कि
विधर्मी जनसंख्या जिसे चीन के हिसाब से कहा जाए, जो हान चीनी नहीं है और जो मुस्लिम हैं उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है कृत्रिम साधनों से। तो ये एक बैकड्रॉप रहा है। तो इस पे प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कहा है, परंतु ये एक बैकड्रॉप है इसका कि आप जो चीज़ें करते हैं तो वो आपको सबको साथ में लेकर चल रहा है। और इस मामले में भारत एक बेहतर मॉडल है और इसलिए यूएन का रिफॉर्म आवश्यक है, ताकि भारत और भारत जैसे राष्ट्र जो लोकतंत्र के प्रति, धर्मनिरपेक्षता के प्रति कमिटेड है, सेकुलरिज्म के प्रति कमिटेड है, वो उन्हें हाई टेबल पर एक स्थान मिले। और ये काफ़ी समय हो गया है और इट इज़ लॉन्ग ड्यू। तो इस विषय में बात करते हैं। और फिर वो पेंडेमिक की स्थिति में किस प्रकार भारत ने लगभग 150 देशों को मेडिकल सप्लाईज, दवाइयाँ इत्यादि उपलब्ध कराई, उस पर बात करते हैं। और विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के रूप में वो पूरे विश्व को एक आश्वासन देते हैं कि जब भी ये वैक्सीन आएगी, एक सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के रूप में भारत जो है वो उसके फोरफ्रंट पे रहेगा और सभी राष्ट्रों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मोदी की जो स्पीच थी उसमें क्या था, आइडिया ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग यूएन, तो एक विचार है। आइडिया ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें एक यूनिपोलर या बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है कि आप मेरे साथ हैं या मेरे विरोध में। आइडिया ऑफ सेकुलर सोसाइटीज़, जिसमें अलग अलग भाषाएं, अलग अलग विचार, अलग अलग धर्म के लोग मिलकर रहे हैं। आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, बैंकिंग फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल, हेल्थ केयर फॉर ऑल। आइडिया ऑफ इंक्लूसिवनेस, सबको मिला के चलने की, सबको लेके चलने की, अपने जो भी सफल अनुभव है उनको दूसरे राष्ट्रों के साथ साझा करने की, ताकि सारे विश्व का समरूप विकास हो सके। आइडिया ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंडियाज़ रोल इन इट, एक प्राचीन सभ्यता के रूप में और एक ऐसी सभ्यता के रूप में जिसका मानवता के प्रति जिसकी प्रतिबद्धता स्थापित है। ऐसा नहीं होता, ऐसा बहुधा नहीं होता कि विश्व में कहीं पे आतंकी घटनाएं हों और उसमें जो लिप्त जो अपराधी पाए जाएं वो भारत से निकले हों, ऐसा नहीं होता। तो एक भारत के उन सबको देखते हुए भारत के लिए जो स्थान होना चाहिए एक वैश्विक व्यवस्था में, उस पर उन्होंने बात की, उस पर विचार रखा। एक विचार उन्होंने बेनेवलेंट इंडिया, जो एक भारत का एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव, जो एक मानवीय परिप्रेक्ष्य जो है भारत का, एज अगेंस्ट अदर कंट्रीज, एज अगेंस्ट लेट्स से कंट्रीज जो कि अपने चारों ओर अपनी सीमाओं पर हर देश से लड़ रहे हैं, हर जगह उनकी हर सीमाएं डिस्प्यूट में है। और एक तो वो उनके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो, और जो एक तरह से बीमारियां निर्यातित कर रहे हैं दूसरे तमाम विश्व को और आज एक महामारी में डाले हुए हैं, तो उनके सामने अगर आप भारत को रख कर देखें तो भारत मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, दवाइयाँ सप्लाई कर रहा है, वैक्सीन प्रोड्यूसर है। तो एक अलग ही दृष्टिकोण बनता है और वैश्विक व्यवस्था में भारत का स्थान बहुत सफलतापूर्वक मोदी रखने में सफल होते हैं इस भाषण में। तो ये अगर हम देखें इन चीज़ों को तो, और इसको अगर हम एक छोटे से कोट में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इमरान खान के यूएनजीए के भाषणों को अगर हम समेट कर देखें तो इसको एक छोटे से कथन जो है एलेनोर रूजवेल्ट का, जिसमें इस सब को समराइज़ किया जा सकता है, जिसमें रूजवेल्ट ने कहा था, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। तो इसके आगे इसका अर्थ ये है कि जो बड़े विचारक होते हैं वो विचारों पर बात करते हैं, जो आम विचारक होते हैं वो घटनाओं पर बात करते हैं, और जो छोटे मन के या छोटे मस्तिष्क के लोग होते हैं वो दूसरे लोगों पर बात करते हैं, कौन कहाँ प्रधानमंत्री था और उसने ऐसा कर दिया और वो ग्रुप है वो ऐसा कर रहा है। तो वो ये एक जो कथन है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य का जो गैप है उस पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट है, और ये सफलतापूर्वक ये स्थापित करता है कि किस प्रकार जो है डिहाइफेनेशन अब कंप्लीट है, इंडो पाक इज़ नो लॉन्गर अ थिंग,
और इंडो पाक जैसी कोई चीज़ नहीं है। भारत एक अलग ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है, और अलावा पड़ोसी होने के भारत और पाकिस्तान का अब कोई मुकाबला नहीं है, और ये दोनों राष्ट्र एक अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। एक राष्ट्र जो है वो 6वीं शताब्दी की ओर जाने के लिए प्रयासरत है, राष्ट्र अगर हम उसे कह सके तो, और दूसरा जो राष्ट्र है एक सफल राष्ट्र है जो 21वीं 22वीं शताब्दी में विश्व की का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। धन्यवाद।